आज में 10.2 खत्म करना है, तो तभी हम ट्यूसडे को 10.12 का थ्योरी टेस्ट दे पाएंगे। 10.2 फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क करके रखो, ऐसा स्टार मतलब कुछ मेरा ही ए फॉर अभिनव लिख लो, वहां पे ऐसा कुछ लिख लेना जिससे याद रहे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस अगर थोड़ी फील करवाऊं मैं आपको, तो बात करूंगा मैं प्रीत से। प्रीत, चैप्टर नंबर 4 में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे प्रीत? सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल। चैप्टर की जान थे, वो तो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप चैप्टर 4 का टेस्ट दे रहे हो। सिमिलरली दृष्टि, चैप्टर 5 में कौन से टॉपिक होते थे? फ्रिक्शन यस, एंड वो लास्ट के 5.4 एंड 5.5। अब 5.4 याद नहीं है क्या था। शॉर्ट में निपटा दो सर, 5.4 एंड 5.5, अब बाकी आप मैनेज कर लो। बैंकिंग, सही बोला आपने। 5.4 एंड 5.5 सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस थे, जहां पर आपको बैंकिंग ऑफ रोड, लेवल रोड के डेरिवेशंस थे। मतलब एक अच्छा पेपर अगर बनता है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के वो क्वेश्चन होने चाहिए आपके स्कूल में। चैप्टर 6, ऐसा ही चैप्टर 6 के लिए मुझे आपसे जानना है, चैप्टर 6 में मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन कौन से टॉपिक आपको लगते थे कि नहीं सर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो। ओके उदय, नो इशू। वेरी गुड तनिषा, प्रीत, वेदांत, आपने चैप्टर का नाम बोला है, टॉपिक नहीं। वर्क एनर्जी पावर। सर सभी इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं छोड़ता। ठीक है, कोलिजन बोलता है हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस मतलब टॉपिक ऐसा नहीं है कि और इंपॉर्टेंट नहीं है। 6.3 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का आपने एक डेरिवेशन किया था, हाफ के एक्स स्क्वायर। बट कोलिजन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का, कि अच्छा पेपर बनाया तो चैप्टर 6 में से उसका क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। ये मैं आपसे इसलिए डिस्कस करवा रहा हूँ। 6.3 6.5 वेरी गुड। प्रिंसी यार, इतना इजी तूने तो ऑप्शन चूज कर लिया, काइनेटिक एनर्जी। सर अरे काइनेटिक एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, वो तो 9th स्टैंडर्ड वाला पार्ट है। ओके, शनोफी ने भी कोलिजन बोला, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर, अगर 10 चैप्टर का मैं पेपर डिजाइन कर रहा हूं आपके लिए, और अगर मैं बर्नौली ना पूछूं तो मैं खराब टीचर। अब मैं तो मेरी इज्जत बचा लूंगा, आपके स्कूल में आपके टीचर ना पूछे तो आप उनको डिक्लेयर कर सकते हो। उसे भी बहुत सारों ने कर दिया होगा, नहीं यार अच्छा नहीं है। तो बर्नौली प्रिंसिपल इस चैप्टर का सबसे ज्यादा आने वाला या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप किसी भी तरीके से छोड़ने का मत सोचिएगा कि यार नहीं यार पूरा चैप्टर कर लेते पर ये छोड़ देते ना। ये चैप्टर में ये टॉपिक तो आपका स्किप नहीं होना चाहिए। अब आज दो चीजें हम करेंगे, एक होगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड एक होगा बर्नौलीज प्रिंसिपल, और दोनों के डेरिवेशन में आपको लिखवाऊंगा। तो आप में से किसी किसी को लग रहा होगा सर ये तो समझ आ गया कि इंपॉर्टेंट है, पर जो नोट्स में लिखा है वो तो बहुत सारी थ्योरी है, इतना याद करना और इतना लिखना तो बहुत टफ है। तो मैं उसको जितना सिंपल कर सकता हूं मैं आपके लिए वो करके दे दूंगा आपको, ठीक है। बट अगेन जो भी लिखवाऊंगा दैट इज योर ड्यूटी टू लर्न, और उसको प्रॉपर मैनर में आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज हमारा आज का सेशन 10.2। 10.2 को स्टार्ट करते से पहले मैं आपको बता देता हूं वापस से कि 10.1 था हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स। अब मुझे रेनी से बात करनी है। रेनी, हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? कहां चलेगी? मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को। इस चैप्टर में हम दो branch of physics which deals with the study of fluids which are at rest. वेरी गुड,
It is the branch of physics which deals with the study of fluids या liquid at rest, जो 10.1 में आपने पढ़ा. But now हम 10.2 स्टार्ट करेंगे जब लिक्विड मोशन में आना स्टार्ट हो जाएगा. So it is the branch of physics which deals with the study of motion, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स. अब अगर फ्लो की बात करेंगे तो हम कोई एवं ही फ्लो की बात नहीं करने वाले, एरे गैरे फ्लो की, एक खास टाइप के फ्लो की बात करेंगे जो हम कंसीडर करते हैं किसी भी लिक्विड में. वो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो के दो नाम और होते हैं. तो यहां पर कभी कभी कोई आपको अगर बोले स्टडी फ्लो तो भी बात सही है, सेम ही होने वाला है. और एक नाम और लिख लेना चाहिए जो आपको अभी दिख नहीं रहा होगा नोट्स में, वो है लैमिनार फ्लो. ये तीनों फ्लो एक ही टाइप के फ्लो को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाम अलग अलग, काम एक ही है. स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टडी फ्लो या लैमिनार फ्लो. अब डेफिनेशन रीड करो और मुझे एक्सप्लेन करो कि आपने क्या समझा, उस डेफिनेशन से आपको क्या समझ आता है. यस दृष्टि. सर आई गेस ये ऐसा कहना चाहता है कि जब एक लिक्विड फ्लो करता है तो एक गिवन पॉइंट के आने के बाद वो उसके सब पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी और सेम पाथ पे मूव करेंगे और इस फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो आई गेस. ऑलराइट दृष्टि, दृष्टि थोड़ी बहुत चीजें मैं आपकी इसमें ऐड करना चाहूंगा. चल आपने पहले तो मैं ये कुछ आपको बताता हूं, मुझे करेक्ट करना कि आप यही कह रहे हो. सपोज करो ये एक ट्यूब है जिसके अंदर एक लिक्विड लेट से वाटर फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट. अब डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, कंसिडर कर लेते हैं 4 मॉलिक्यूल्स. तो आप मुझे ये बोल रहे हो ना कि सर स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब कि इन चारों पार्टिकल का वेलोसिटी सेम हो और ये सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हो. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट की शक्लें मुझे मतलब पता लग रही है नॉड करते हुए, बट ये गलत है. तो ये नहीं है डेफिनेशन. सोचो ना, आपको दिया है तो मैंने यूं ही थोड़ी ना दिया होगा, तो सोच के दिया होगा कि ये चीज आपने ही, हर स्टूडेंट गलत ही प्रेडिक्ट करता है क्योंकि बहुत इजी लगता है. स्ट्रीमलाइन वाला आइडियल प्लस सबकी वेलोसिटी सेम कर देते, बात खत्म, है ना. मृणाल, मृणाल को क्या लगता है? मृणाल का तो बैकग्राउंड ही एकदम गेमर वाली फीलिंग दे रहा है. सर अभी पता नहीं चल रहा अभी तो. अभी की तो मौका है भाई, टाइम पे मौका का फायदा नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे. चल रीड कर दे, ऐसा कर मुझे रीड कर उस डेफिनेशन. थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, मुझे भी लगी थी, पर एक्चुअली वो जो आप समझ रहे हो वो ये नहीं कह रही है. वेदांत तुझ पे भी आता हूं मैं, एक बार रोनाल्ड को रीड करवा दूं. ऑलराइट रोनाल्ड. When a liquid flows such that each particle passing a given point moves along the same path and has the same velocity as its preceding particle, the flow is called streamline flow or steady flow. It is generally achieved at a low flow speeds. ठीक है. ऑलराइट ऑलराइट, गुड मृणाल. यस वेदांत, आप कुछ ऐड करना चाहते थे? सर यही कहना था कि वो सेम स्पीड और सेम वेलोसिटी और सेम पाथ में हो उसके पहले वाले से. वो ठीक है. और थोड़ा मैंने तेरे सामने एग्जांपल रख दिया है, ट्यूब बना दी, ट्यूब के अंदर वाटर के पार्टिकल्स बना दिए, यहाँ से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे. बस यही बोलना था सर. कोई बात नहीं.
हर्ष ने हैंड रेज किया। हर्ष यार प्लीज वीडियो तो ऑन करना पड़ेगा। बड़ा मुझे शक्ल ही याद नहीं यार, इतने हर्ष है मेरे पास 11th 12th में कि मैं कैसे पहचानूं मैं किस हर्ष से बात कर रहा हूँ। आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की खुद की शक्ल मुझे याद करवाओ। फ्रैंकली स्पीकिंग हर्ष, मैं पहली बार ऐसा लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम ही तुझे देख रहा हूँ। हाँ सर, तो मतलब ये मतलब सपोज कोई पार्टिकल है ए, उसके पीछे पार्टिकल है बी, तो जो बी की जो स्पीड होगी ना वो ए के जितनी होगी, और जितना डिस्प्लेसमेंट ए करेगा उतना डिस्प्लेसमेंट बी करेगा। तो वो तो मुझे दृष्टि ने भी तो बोला कि सर ए और बी दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी, पर मैं बोल रहा हूँ ए और बी की वेलोसिटी सेम नहीं है, कुछ चीज है जो मिस कर रहे हो। कोई बात नहीं। धृति सर इसमें बोल रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट में, लाइक एक पॉइंट में अगर बी जिस उस पॉइंट में जो बी की वेलोसिटी है वही पॉइंट में ए की वेलोसिटी होगी, और जिस पाथ से बी उस पॉइंट से पास हुआ तो उसी पाथवे से ए भी पास होगा, आई गेस, जितना मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है, मैं सम अप कर देता हूँ आपके पॉइंट्स को। बहुत अच्छे धृति, जितना मैं समझ पाया थोड़ा बहुत था कि और क्लियर में कर देता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। सपोज करो ये पॉइंट ए है जिस पर वेलोसिटी कितनी थी पार्टिकल की, 10 मीटर्स पर सेकेंड, या चलो ले लेता हूं मैं, या ये पॉइंट सी है जिसपे पार्टिकल की वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब आपको मेरे एग्जांपल देख के ये आइडिया लग गया होगा कि सब पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने तो लिया अलग अलग है। ये कहना चाह रहे हैं कि जब इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर सी पर ये पार्टिकल पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20। अब अभी हाल जो पार्टिकल ए पर है उसकी कितनी है, 10, बट अगर ये फ्लो कर रहा है तो पार्टिकल ए वाला कुछ देर बाद तो सी पर पहुंचेगा। जब यही पार्टिकल सी पर पहुंचता है तो सेम सी पर पहुंचने पर उसकी भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी फिक्स नहीं है, लोकेशन की वेलोसिटी फिक्स है। लोकेशन सी का वेलोसिटी क्या है, 20। अब जितने भी पार्टिकल इस लोकेशन को क्रॉस करेंगे, पास करेंगे, सबका वेलोसिटी उस पॉइंट पे कितना रहेगा, 20। जितने भी पार्टिकल ए को पास करेंगे, अभी ए पर एक है पर थोड़ी देर बाद एक और आएगा, फिर एक और आएगा, तो जब पार्टिकल पॉइंट ए पर पहुंचता है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10। इस फ्लो को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं निकालना कि हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है, ऐसा अचीव हो ही नहीं सकता है कि आप फ्लो तो करवा रहे हो बट हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम हो। इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पर 10 था, इस पॉइंट पे कुछ और चेंज हो गया, जब ये पार्टिकल सी पर पहुंचेगा तो 20 हो जाएगा। जब ए वाला पार्टिकल भी सी पर पहुंचेगा तो भी उसका 20 हो जाएगा। मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं, लोकेशन के वेलोसिटीज फिक्स होते हैं। यस प्रीत। सर एक पॉइंट का वेलोसिटी कैसे हो सकता है? पॉइंट मतलब लोकेशन। हाँ, उसी का। हाँ, लोकेशन मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं, इस लोकेशन का वेलोसिटी फिक्स होने का मतलब क्या है कि जब पार्टिकल्स इस लोकेशन को क्रॉस करेंगे तो उन सभी पार्टिकल्स के वेलोसिटी कितने हो जाया करेंगे, 20। बट वही 20 वेलोसिटी के साथ वो यहां पे नहीं जाएंगे, यहां पहुंचते पहुंचते उनका वेलोसिटी कुछ और हो चुका होगा। बट अब जब इसके पीछे वाले पार्टिकल इस लोकेशन पे पहुंचेंगे तो उन सब के वेलोसिटी भी कितने हो चुके होंगे, 20। ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, दिया आपका डाउट हो गया सॉल्व? Yes, sir. I wanted to ask the same thing. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ऑलराइट, मिस्टर उदय तूने हैंड रेज किया, चैट में लिखता है सर मैं कोविड हूँ, मतलब पॉजिटिव, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। तू डिसाइड कर ले, बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा। चल रिस्क ले लेता हूँ मैं तेरे साथ इतना तो। सर पॉजिटिव नहीं हूँ अभी। अच्छा अब नहीं है, पर फिर भी बोल नहीं पाऊंगा। बट लाइफ में पॉजिटिव रहने का है उदय। ये सिर्फ कोरोना के केस में ही तू बोल सकता है कि पॉजिटिव नहीं हूँ, बाकी जगह रहना है तुझे पॉजिटिव। हाँ सर, मुझे ये पता नहीं चला इसलिए हैंड रेज किया। ठीक है, मैंने उदय ये बोला कि
जब वाटर फ्लो करता है तो उसके अंदर सभी पार्टिकल फ्लो कर रहे होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उदय अपना अनम्यूट रख सकता है तो मुझे इनपुट मिलता रहे। ओके 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 अब जब पार्टिकल पॉइंट ए पर पहुंचेंगे तो सभी पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा 10। अब जैसे ही वो सब पार्टिकल बी पे पहुंचेंगे तो अब उन सब का वेलोसिटी 10 से चेंज होके लेट से कुछ 15 हो जाएगा। बट जब ये पार्टिकल बी पे पहुंचे तो पीछे से और कुछ पार्टिकल आगे ए पर पहुंचे होंगे। तो हर पार्टिकल जब पॉइंट ए पर पहुंचेगा उसका वेलोसिटी कितना रहेगा 10। जब वही सब पार्टिकल बी पे पहुंचेंगे तो उसका वेलोसिटी कितना रहेगा 15। वही सब पार्टिकल जब सी पे पहुंचेंगे वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20। दैट मींस पार्टिकल का वेलोसिटी फिक्स नहीं है, बट जब सब पार्टिकल एक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो सभी का वेलोसिटी वही होता है। ओके समझ गया। ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं फिजिक्स। ओके ओके तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है सुनने पर, बट एक बार याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। चले आगे। यस मृणाल। सर पर वो तो वहां पे वेलोसिटी सेम कैसे होती है, कंडीशंस अगर चेंज होती है तो? मैं फ्लो की बात कर रहा हूं कि अगर होगा तो मैं उसको स्ट्रीमलाइन बोलूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, दुनिया में जो, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि जो वाटर फ्लो हो रहे हैं रिवर में पाइप में वो स्ट्रीमलाइन होते हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। हमने बनाया कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन बोलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लड भी आएगा। तू बोलेगा सर फ्लड आ गया, अब क्या करोगे? तो फ्लड वाला वाटर इज समथिंग एल्स, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में वो क्या है। बट हमने कंडीशन बनाया, ठीक है। यस सर ओके। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्लियर है। अब देखिए, जब मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ जा रहे हैं तो एक इमेजिनरी लाइन फॉलो कर रहे होंगे। अगर उस पाथ के अलोंग में ये इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ कर दूं तो इन लाइंस को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन। क्या बोलते हैं हम? स्ट्रीमलाइन। जैसे कि मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या दिखती है? नहीं, फिर भी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उससे मैग्नेट को स्टडी करना इजी हो जाता है। वैसे ही चैप्टर 8 में पढ़ोगे, अर्थ के अराउंड अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, और दिखती थोड़ी ना है कि अर्थ के नॉर्थ पोल से कुछ निकल रहा है, साउथ पे कुछ एंटर कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्यूचर में जाके पढ़ोगे, चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो भी मैं बना दूंगा कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इस तरीके से बाहर आ रही है। ये आपको दिखती नहीं है। ये सिर्फ हम उसकी स्टडी कर सके इसलिए बनाते हैं। इमेजिनरी लाइंस होती है, दिखती नहीं है। तो इन दी सिमिलर मैनर, अगर मुझे एक लिक्विड की स्टडी करनी है तो उसके मॉलिक्यूल्स के मोशन को इमेजिन तो करना जरूरी है ना, कि कैसे ये मूव कर रहे होंगे। तो आज से हम क्या बनाया करेंगे उसके लिए? स्ट्रीमलाइन। अब एक गलती जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, जब फ्यूचर में मैं आपसे स्ट्रीमलाइन को डिफाइन करने को कहूंगा ना, तो आप मुझे स्ट्रीमलाइन फ्लो डिफाइन कर रहे होंगे। मैंने फ्लो की बात नहीं की है, मैंने बात की स्ट्रीमलाइन की। तो आपको लाइन को ही एक्सप्लेन करना है। जब मैं वर्ड लगाता हूं फ्लो, तभी आप मुझे एग्जैक्ट स्टडी फ्लो, लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन देंगे। अगर मैंने ये वर्ड ही यूज नहीं किया है, सिर्फ स्ट्रीमलाइन यूज किया है, तो आपको सिर्फ स्ट्रीमलाइन का डेफिनेशन देना है, जो आई थिंक आपके पेज पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जिस पाथ के अलोंग एक पार्टिकल मूव करता है, अगर उसी पाथ के अलोंग आप एक इमेजिनरी लाइन बना दो तो वो स्ट्रीम लाइन होती है। सिमिलरली प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो एक थीटा एंगल से, तो उसके पाथ के अलोंग अगर आप एक लाइन बना दो तो हम उसको उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोला करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में। याद है ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल? तो वो भी कोई दिखती थोड़ी ना है। वो थोड़ी ना आजकल का हमारा आईपीएल या कोई अच्छे मैच चल रहे कि छक्का पड़ेगा तो बॉल की ट्रेजेक्टरी बनते हुए जा रही होती है उधर। ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे बैठे हुए को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ऑडियंस को बुद्धू बनाया जा रहा होता है। तो वो तो चलो बन जाएंगे, ठीक है, थोड़ा इफेक्ट अच्छा देने के लिए। अब अगर ये कंडीशन फॉलो ना हो, जो कंडीशन हमने स्ट्रीमलाइन में रखी, अगर ये कंडीशन फॉलो ना हो रही हो,
तो हम बोल देंगे वो फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन का अपोजिट, टर्बुलेंट। ऐसा फ्लो जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम पॉइंट पे भी अलग अलग हो, डायरेक्शन भी सेम ना हो, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो ऐसे फ्लो को बोल दिया जाता है टर्बुलेंट फ्लो, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो स्ट्रीमलाइन से जस्ट अपोजिट है, और ये दो तीन चीजें आपको स्टार्टिंग में दे रखी है। अब मैं चलता हूं जिस लिक्विड की स्टडी हम करने जा रहे हैं। पहली चीज मैंने आपको चैप्टर 7 से बताई, 3 से बताई है। 11th स्टैंडर्ड में हम हमारी स्टडी को कभी भी टफ नहीं बनाएंगे, जितना इजी कर सके उतना इजी करेंगे, बिकॉज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस से डील करने के लिए अभी हमारा नॉलेज ग्रो नहीं हुआ है, उतना हमारा डेवलप नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें पता लगाना बाकी है। तो जैसे आप स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि भाई यहाँ पे तो आइडियल गैसेस ही पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिकल या रियल गैसेस अभी पढ़ने लायक नहीं हुए, बट अगर आपने आइडियल बिहेवियर समझ लिया गैसेस का, तो कुछ ना कुछ करके आप रियल भी फ्यूचर में सीख ही लोगे। ठीक है, वैसे ही हम एक आइडियल फ्लूइड की स्टडी चैप्टर नंबर 10 में करेंगे, उसी के मोशन की स्टडी चैप्टर नंबर 10 में हम करेंगे। तो एक आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए वो तो पता हो हमें। क्या पता लग जाए कि मैं बोल दूं मेरा फ्लूइड आइडियल है? जैसे कि एक आइडियल आप ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे, एक स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट हमारे लिए आइडियल होते हैं, तो अब आपको बताना है आइडियल स्टूडेंट का क्वालिटी आपको क्या लगता है, एक एक करके मुझे पॉइंट देना। अब ये चीज मैं चैट बॉक्स के थ्रू नहीं लूंगा, मेरे को सुन के आपको भी तो थोड़ी सी शर्म आए, दूर क्या नहीं यार, बोल तो रहे पर हम में तो है ही नहीं। बट ठीक है ठीक है, ये तो सिर्फ ह्यूमर वाले पार्ट के लिए था। आपको बताना है, जैसे यश बोल रहा है सर मेरे पास 10-10 आइडियल क्वालिटी है, ऐसे ऐसे करके बता रहा है तो हर्ष या यश, सॉरी यश, कोई एक, तू अपने आप को कोरिलेट मत करना, बट कोई तो होगा, कोई स्टूडेंट जो टीचर को लगता होगा साला ये काम कर दे तो ये आइडियल स्टूडेंट बन जाता है। क्या होता है एक आइडियल स्टूडेंट का क्वालिटी? सर होमवर्क टाइम पे सबमिट करने का। वेरी गुड, जो होमवर्क मैंने टाइम पे दिया है, दुख हो रहा है ना आधे लोग बहुत ज्यादा एलिमिनेट। सर, उस बंदे से पूछ रहे हो जिसने वो काम करा ही नहीं है कभी। ये अच्छी बात नहीं है जो तू खुले में बोल रहा है तो अच्छा, घर पे मम्मी पापा नहीं है क्या आजू बाजू कोई? है ना सर? ठीक है, मैं बात करता हूँ नहीं सर, बहुत डांट खाई है इसलिए लिखना चालू करा है। जरूरी है, धक्के लगने जरूरी है लाइफ में। तो पॉइंट आते हैं, यश ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया हमें कि सर अगर एक स्टूडेंट टाइम पे अपना होमवर्क कर रहा होगा तो वो एक आइडियल स्टूडेंट हो सकता है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तनिषा को क्या लगता है और क्या होती होगी आइडियल स्टूडेंट में? क्या चीज लगती है कि एक स्टूडेंट, कोई चीज स्टूडेंट को आइडियल बनाती है? रिस्पॉन्सिबल, रेगुलर। रिस्पॉन्सिबल वर्ड इज अ वेग वर्ड, मुझे मेजरेबल भी चाहिए। मेरे को कोई चीज हो सकती तेरे लिए रिस्पॉन्सिबल थी, मेरे को लगता है चलता है करे ना करे, तो ये अच्छा था। रेगुलर मतलब अटेंडेंस, अटेंडेंस वाइज अगर वो मेरी क्लास में रेगुलर आ रहा है बिना कोई डिले, मतलब टाइम पर आता है, 6 बजे की क्लास है, 5 बजे की आपकी क्लास होती है, तो वो 5 से 5 मिनट पहले एंट्री ले लेता है। अब आधे लोग इसमें भी अपने आप को एलिमिनेट कर चुके होंगे, हम तो लेते ही बाद में। तो ऑन टाइम होना वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ आइडियल स्टूडेंट, रेगुलर होना क्वालिटी है। यस धृति? अटेंटिव मे बी। अटेंटिव वापस ये ऐसी चीज है जो रिलेटिव है, किसी के लिए जैसे तू अभी बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे होंगे, वो अटेंटिव है, बट कितने वो मेंटली प्रेजेंट है आई डोंट नो। जब मैं पूछूंगा कोई क्वेश्चन तो वो हो सकता है जवाब दे दे, हो सकता है वो तो यार सोच रहे थे यार आज शाम को क्लास के बाद तो ये करना है, अब वो सोच रहे हैं, पर मुझे तो लग रहा है ना कि यार ये तो अटेंटिव बच्चा है, बहुत सुन रहा है, वीडियो ऑन करके बैठा है। अभी तो मैं एक क्वालिटी ये भी ऐड करूंगा ऑनलाइन में। ठीक है, मृणाल को ऐड करना है कुछ। मृणाल जब आप बोलो पूछो तब अनम्यूट करें। वो आजकल तो मैं ऑप्शन ही नहीं देता हूँ मैं चाहूंगा तो ही अनम्यूट करेंगे इतनी। पर ये तो चल तूने ऑनलाइन का बताया मुझे, ऑफलाइन की जनरल बात करते हैं तो
ठीक है, ये अच्छी बात है कि एक आइडियल है। और कोई किसी को ऐड करना है? हो सकती है, बहुत सारी क्वालिटी हो सकती है जो सुन के आपको लगे नहीं यार ये तो आइडियल है। प्रीत एट दिस टाइम कैमरा ऑन रखे। प्रीत ने क्लियर कर दिया मैं उसमें हूँ। सही बात है, बहुत सारों ने कैमरा ऑफ रख रखा, बाकी मजे ही करने आए हुए, चलेगा यार क्या है, पढ़ा दो। पोलाइट, इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ ओबीडियंट, मतलब टीचर एक होते रिस्पेक्ट करें, एक होता है ना, मेरे हमने हर टाइप के स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई कोई इंटेलिजेंट होते हैं पर ओवर स्मार्ट होते हैं, बनने का ट्राई करते हैं, बट हमने वो क्वालिटी डेवलप कर लिया, हम उनको समझा देते हैं कि अभी यहीं यहाँ पे हम ही स्मार्ट है। तो ओबीडियंट हो, मतलब रिस्पेक्ट करे, ये भी एक आइडियल। डिसिप्लिन, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाता है। मतलब इन शॉर्ट सबको ये तो आइडिया लग रहा है कि अगर ये क्वालिटी एक आइडियल स्टूडेंट में, किसी ने ये नहीं बोला सर मार्क्स भी तो इंपॉर्टेंट है होमवर्क कर लूं मैं रेगुलर आ जाऊं, अगर मार्क्स ही ना आया तो क्या हो, मेरे लिए आइडियल होगा, मैं उसको किसी और के सामने कैसे रख पाऊं। आइडियल मतलब मैं पोडियम के पास ले जाके क्लास में उसको खड़ा करूं कि दिस इज आइडियल स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो स्मार्ट स्टूडेंट ये देखेंगे नंबर कितने आते तेरे, पहले ये बता। नंबर, मार्क्स भी मैटर करता है, तो मार्क्स कंसिस्टेंटली, एक पेपर में नहीं हर पेपर में कंसिस्टेंटली अच्छा ला रहा हो। मतलब 25 मार्क्स का है तो कभी 20 से नीचे आया ही नहीं हो, 21, 24, 25 डेफिनेटली इसके आजू बाजू होंगे। बाकी बहुत सारे कोरिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आप में ऐसे हैं जो लाते हैं, मैं वो देखता रहता हूँ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब एक आइडियल स्टूडेंट जब मैं वर्ड बोलूंगा या फ्यूचर में आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं से ये पॉइंट आपके दिमाग में आएंगे। इन दिस सिमिलर मैनर जब मैं एक आइडियल लिक्विड की बात करूंगा तो कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है एक आइडियल फ्लूइड की, उस पर हमें बात करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहली चीज तो चैट बॉक्स में बताओ फ्लो कैसा होना चाहिए, टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन। स्टडी स्ट्रीमलाइन, ऑब्वियस सी बात है, टर्बुलेंट वाला तो नहीं बोल, हम आइडियल नहीं काउंट करेंगे। फ्लो शुड बी स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। हम अगर आइडियल फ्लूइड की बात करें तो हम ऐसे ही फ्लूइड पढ़ेंगे। देखो एक चीज समझ लो, आइडियल वर्ड, परफेक्ट वर्ड इज अ मिथ, ये आपको पता है ना। आइडियल गैसेस एग्जिस्ट करती है ना आइडियल लोग, जिसको भी XYZ हो, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ इश्यूज प्रॉब्लम है। बट यहां पर पॉइंट इतना ही है कि जब आप आइडियल की स्टडी करना सीख जाते हो तो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस ऐड होंगे और आप रियल भी पढ़ पाओगे, एक्चुअल फ्लूइड। बट अगर आपको मैंने डायरेक्ट ही एक्चुअल फ्लूइड दे दिया तो टफ हो जाएगा। अगर आप कार सीख रहे हो और मैंने आपको कार में पहले खाली ग्राउंड में चलाना सिखाया तो ठीक है, स्टार्टिंग के लिए अच्छा है कि ग्राउंड खाली, तो आपको कार के कंट्रोल्स पे फोकस करना पड़ रहा है, आजू बाजू रोड पे जो लोग चल रहे हैं या कार व्हीकल है उन पर नहीं। बट अगर मैं आपको डायरेक्टली कार दे दूं, जाओ सिटी में जाके चलाओ, तो आपको वो आपके लिए वाई सिटी बन जाएगा, आप उड़ा रहे होंगे लोगों को इधर उधर और कुछ होगा नहीं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के बाद सेकंड फ्लो जो मैं बोलूंगा वो होगा इररोटेशनल। नाम ही सजेस्ट कर देता है किसकी बात में कर रहा हूं। फ्लो इररोटेशनल होना चाहिए। इररोटेशनल का मतलब सिंपल सी चीजें इमेजिन करने के लिए बोलूंगा, अगर आपने एक कागज की बनाई हुई बोट पानी में रखी तो वो हमेशा आगे ही ट्रेवल करनी चाहिए, इस तरीके से पीछे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। पानी कभी कभी आप देखते हो लहर वाला पानी होता है और उसमें आप रख दोगे बोट तो वो आगे भी जा रही होती, पीछे भी आ रही होती थोड़ी देर के लिए, फिर आगे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन है वो बड़ा स्लोली बढ़ रहा होता है, आगे पीछे हो रही होती है। ठीक है, किसी ने इट देखी हो तो याद आएगा वो हॉरर फिल्म, ओ हाय जॉर्जी वाला, पता नहीं जिसने देखा है उसको याद रहेगा। सो बेसिकली आपका पानी घुमावदार रोटेशनल नहीं होना चाहिए, गोल गोल नहीं घूमना चाहिए, शांति से सीधा जाना चाहिए कि अगर मैं उसके ऊपर कुछ भी रख दूं तो वो सीधा ही आगे जा रहा। इसको आप इररोटेशनल से करेक्ट कर सकते हो। लिक्विड जो होना चाहिए वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए।
कोई मुझे समझाएगा ये इनकम्प्रेसिबल का? ये भी इजी है। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। यस मृणाल। मतलब इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग ना, यस मृणाल। मतलब प्रेशर अप्लाई होने पे वॉल्यूम डिक्रीज ना हो वो। मतलब बेसिकली अगर मैंने एक पाइप के अंदर पानी इमेजिन करवाया आपको और एक साइड से मैं फोर्स लगाता, तो वो पानी अगर दूसरी साइड से निकला ही नहीं, मतलब कहीं पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह थी इसलिए वो कंप्रेस हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा भी प्रेशर एक साइड से दिया तो जितना लिक्विड इस लेफ्ट साइड से अंदर गया होगा उतना ही लिक्विड दूसरी साइड से बाहर आना चाहिए। मैंने जनरली एक एग्जांपल देता हूं, पर वो मूवी आपने चार्ली चैपलिन या किसी की तो ऐसी देखी होगी, हेरा फेरी, बॉलीवुड की बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे कॉमेडी लगती है, पर अब आपने देखी नहीं देखी आई डोंट नो, पहले बड़ी फेमस थी वो। उसमें भी एक ऐसे सिस्टम की बात की जाती है कि जब कार में पीछे आपके सपोज करो आपको ठूस ठूस के अब 4 लोग पीछे बैठ जाओ, जब आप 5th पर्सन को एंट्री दोगे तो डेफिनेटली उधर वाला गिरेगा, अगर आपका गेट अच्छा नहीं है तो। आजकल वो प्रॉब्लम नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि दिस इज इनकम्प्रेसिबल सिस्टम। अगर एक साइड से एंट्री दोगे तो दूसरी साइड से कोई तो निकलेगा, ऐसा नहीं है बीच में पैक होते जाएंगे सब आके। तो आपका लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब अगर आप उसको कंप्रेस करते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाए, एडजस्टमेंट कर ले और दूसरी साइड से कुछ निकले ही ना। समझ आ रहा है? ठीक है, तो आपका लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, शरोफी को क्लियर है? ऑलराइट, गुड। लास्ट वन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लिक्विड शुड बी नॉन विस्कस। अब ये क्या भला है नॉन विस्कस? कोई समझाना चाहेगा जिनके स्कूल में चैप्टर 10 हो चुका है? समझ रहे हो ना मैं किधर पॉइंट कर रहा हूं? और किसी के स्कूल में हुआ 10 चैप्टर? वैसे शनोफी एग्जाम्पल आपने एकदम सही दिया है, दृष्टि ने भी सही बोला है, वेरी गुड। वेदांत बाद में बात करेंगे अपने उस पे। बेसिकली अगर मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहूं, एक हनी बी वाला हनी एंड वाटर, क्या डिफरेंस होता है दर्श? हनी और वाटर में डिफरेंस क्या फील होता है? सर वेरी हनी गुड। ज्यादा स्वीट होता है और वो स्वीट नहीं होता। टेस्ट पे चला गया मैं तो दिल पे ले ली और सर, क्या सर? स्वीट है अरे मैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूँ यार, तू तो टेस्ट फेस्ट पे चला गया। सर वो हनी बीज प्रोड्यूस करते हैं उसे, वो तो चलेगा? ना भाई ना, चाल से ये भी ना। चल मैं थोड़ी सी देखो सेटअप करके देता हूँ। तेरे एक हाथ में एक ग्लास में हनी है, दूसरे ग्लास में वाटर है, तूने हाँ सेम स्पीड से फ्लो कराया दोनों को तेरे घर की सरफेस पर, हाँ क्या तू डिफरेंस ऑब्जर्व करेगा दोनों के मोशन में, दोनों के डिस्टेंस ट्रैवल्ड में? सर वाटर ज्यादा स्प्रेड होगा। वाटर ज्यादा दूर तक जा सकता है स्प्रेड हाँ होके, बट हनी एक लिमिट के बाद जाके रुक जाएगा। रुक मतलब जाएगा। मैं अगर मैं लेमन लैंग्वेज में और बोलूं तो थिकनेस बोल सकता हूं। मुझे भाई विश्व हाँ सर प्रीत सबने बोला सर थिकनेस सिंपल सी चीज है, एक गाढ़ा है, चाशनी नहीं होती है, एक थिक है, दूसरा थिन है। थिन अब है। चाशनी गुजराती है, हम जलेबी फाफड़े वाली बात है तो समझ ही जाएंगे तो ये डिफरेंस है। इसको अगर मैं 10.4 में जब आपको ये एक्चुअल वर्ड समझा रहा हूंगा तब मैं इसके बारे में डेप्थ में जाऊंगा। जिस तरीके से हम एक सरफेस के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को रख के मूव कराते तो सॉलिड फ्रिक्शन आता है, चैप्टर 5 में पढ़ा हमने। इन दिस सिमिलर मैनर ये जो स्ट्रीम लाइंस मैंने आपको बताई है ना, इमेजिनरी लाइंस, इनके बीच में भी फ्रिक्शन होता है। इसी वजह से तो वाटर भी रुक जाता है एक टाइम के बाद। अभी दिमाग में नहीं आया कि वाटर क्यों मैंने यहाँ पे फेंका और इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा है, रास्ते में ट्रैवल करके नहीं जा रहा है, घर पे ही रुक गया? क्योंकि उनकी भी लेयर्स के बीच में होता है फ्रिक्शन। और उसी फ्रिक्शन, अब किसी लिक्विड में वो फ्रिक्शन ज्यादा होता है, किसी लिक्विड में वो फ्रिक्शन कम होता है, बेस्ड ऑन देयर थिकनेस।
तो हम ऐसा चाहेंगे जिसकी लेयर्स के बीच में ऐसा फ्रिक्शन हो ही ना, नॉन विस्कस हो। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल भी ना हो, एक लिमिट के बाद तो आता है। तो हम ऐसे लिक्विड को कंसिडर करें जिसमें कम से कम ये फिस्कस, और हमारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा वाटर ही आता है। ऐसा वाटर से पतला अगर आपको और चाहिए, शायद तक महंगा पड़ेगा पेट्रोल केरोसिन, वो भी इससे शायद पतले होते हैं, वो डोलोगे तो पर वो उड़ जाएंगे, इतनी देर में आप ऑब्जर्व करोगे तो वो तो एवोपरेट हो जाएंगे। तो वाटर हम कंसिडर कर सकते हैं एज कंपेयर टू मर्ड, ग्रीस, हनी। वाटर इज मच मोर नॉन विस्कस वाला पार्ट। तो ये कभी कभी आपसे एक नंबर में पूछी जाएगी एग्जाम, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। नमन, मर्क्यूरी आई थिंक हो सकता है, बट वाटर से कम है या नहीं आई डोंट नो, मुझे देखना पड़ेगा। यस, अल्कोहल, ठीक है। सो ये वाले पार्टी चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने ही है। एक मार्क्स में एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इररोटेशनल का मतलब क्या है, घुमावदार पानी नहीं होना चाहिए, और इसको अच्छे से इमेजिन करना है तो फ्लड वाला पानी, जो पानी आप फ्लड में देखते हो इस टाइप का पानी नहीं होना चाहिए, वो इररोटेशनल टर्बुलेंट हो जाता है, वैसा वाटर हम नहीं कर रहे। तो आई थिंक मॉक्स को क्लियर हो चुका होगा। शनोफी सिर्फ इतना समझ ले, फ्लड का नहीं होना चाहिए। फ्लड तो सबने कहीं ना कहीं मूवीज में देखी होगी। फ्लड और एक नॉर्मल वाटर में तो डिफरेंस समझ में आता है। जो एक रिवर में वाटर है, एक फ्लड जब आ जाता है, तूफान आ जाता है, मतलब तबाही मचाने लगता है वो वाटर, उस टाइप का वाटर नहीं होना चाहिए। हर्ष, अब बहुत सारी चीजें अब तो ये तुम ढूंढ के रख लेना, सुपर फ्लूइड हीलियम, आई डोंट नो यार, मैंने सबका मेजर नहीं किया है नॉन विस्कस वाला पार्ट, बट हाँ मैंने आपको समझा दिया है कि एक आइडियल फ्लूइड क्या होना चाहिए। फर्स्ट वन इज fluid should be the flow should be streamlined. Second, irrotational. Third, incompressible. Fourth, मैं खुद भूल गया, नॉन विस्कस। ठीक है, ये चारों आपको याद रखने हैं फॉर 1 मार्क, ठीक है। ऑलराइट, मैं आगे बढ़ता हूँ एक बार के लिए। मोक्ष क्या मृणाल अभी अपने अंदर रख, मैं एक बार टॉपिक कंप्लीट करवा लूं, अदरवाइज वो रह जाएगा, मुझसे अलग से डिस्कस करना। ये चीजें याद, जितनी आज मैंने आपसे बात की उसमें आपको सबसे पहले ये याद रखना है, इधर उधर की बातें याद मत रख लेना। आइडियल फ्लूइड की 4 प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। नेम एज इट इज होने चाहिए, खुद की लैंग्वेज में कोई नेम बना के मत आ जाना, बुक के यूज करोगे तो नंबर ज्यादा चांसेस है कि मिल जाए। अब आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बड़ी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन बेस्ड को आंसर करने में। बर्नोलीज में भी ये हेल्प करेगी, और ये ऐसी चीज है जो आप बचपन से करते आ रहे हो अपने घर पे, बचपन से। नाम तो पहली बार सुन रहे हो आप, बट आपने इस चीज को ट्राई अपने, अभी भी छोटे हो और जब छोटे थे तब से करते आ रहे हो। सिर्फ आइडिया दूंगा, भीष्म कभी वाटरिंग की प्लांट्स को, या फिर कभी पानी का बकेट भरने को मम्मी ने बोल दिया तो पाइप पकड़ा दिया जाता है, ले भाई पाइप पकड़ के खड़े हो जा, ये है ना। सबने कभी कभी जब पाइप हाथ में आता तो एक बार तो इच्छा होती है आगे से उसको प्रेस करे, चलो प्रेस करके देखते, एक बार अंदर की इच्छा होती, कभी सिचुएशन साथ नहीं देती तो नहीं करते, बट इच्छा तो सबके मन में होती है, इसको दबा के देखते हैं, आगे से थोड़ा थंब लगा देते हैं। ये करने के इफेक्ट्स भी सबको पता है, पानी दूर तक चला जाता है। मतलब किसी को गीला करना हो, उसी पाइप से तो मैं उस पाइप को प्रेस कर दूंगा या आधा कवर कर लूंगा, उससे क्या होगा, पानी दूर तक जाता है। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये आप यूज कर रहे हो बचपन से बिना पढ़े, अब पढ़ना है हमें उसमें होता क्या है। कोई मुझे बताएगा, जस्ट रेज हैंड, कि सर पहले की कंपैरिजन में स्पीड बढ़ गई क्योंकि आपने उसे आगे से प्रेस किया, तो मैंने प्रेस करने पर मैंने क्या चीज कम की उसका। यस मृणाल। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया
एंड स्पीड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक पाइप में किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस, आई अगेन रिपीट, एक पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस एरिया एंड स्पीड का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट मींस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड और वेलोसिटी। हम स्पीड वर्ड यूज करेंगे यहां पर, वो भी चल जाएगा। दैट मींस जब आप किसी भी पाइप का एरिया कम करोगे तो उसमें से निकलने वाले लिक्विड का स्पीड बढ़ जाया करेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई ना कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। वही आप करते हो जब आप पाइप को आगे से कंप्रेस मतलब प्रेस कर देते हो या आप उसके आगे अपना थंब रख देते हो, तो आप कुछ और नहीं कर रहे होते हो, सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करते हो। और क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करने से क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। इसी चीज को प्रूव करना है मुझे अभी याद। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड किसी दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस कांस्टेंट रहता है। गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। सभी अपने नोट्स में ही लिख लो। मैं बोलूंगा नहीं बुक में लिखना है, बिकॉज बुक में लिखते से प्रॉब्लम, नोटबुक में लिखते से प्रॉब्लम क्या आती है, आज है कल ना हो। ये मुझे तो डर बड़ा लगता है क्योंकि नोटबुक गुमती बहुत है। पिछली बारी किसी की दिवाली की सफाई में निकल गई, किसी की ठंड में अलाव में निकल गई चल जलाते जलाते। तो वो ऐसा है कि नोट्स की थोड़ी इज्जत ज्यादा होती है। तो प्लीज नोट्स में जो एरिया आपको नीचे दिया हुआ है और 0.4 के नीचे वहीं पे लिख लेना। थोड़ा छोटा छोटा लिखना कि वहां पर आ जाए अपनी अपनी हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंगली। हाँ, कम से कम इतना पार्ट होगा, तो अब इतना पार्ट है तो उस हिसाब से लिख लेना। या उसके बाजू वाले पेज पे भी कोई बात नहीं, शिफ्ट कर सकते हो, जो बर्नौली के नीचे खुली जगह है, तो मैं बर्नौली पीछे लिख पाऊंगा। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले एडिंग डाल लो सब वहां पर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब घर पे मम्मी को बताते रहना पाइप को कंप्रेस करके, ये यूज कर रहा हूं मैं। देख लो, आप बोलते हो ऑनलाइन में पढ़ता नहीं हूं, क्या पढ़ते नहीं हूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम कुछ ऐसा बना लेते हैं जहां पर हमने एक पाइप कंसिडर किया है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का। आगे वाला साइड का क्रॉस सेक्शन कम रखा गया है, पीछे वाले साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। सो यहां पे मैंने बता देते हैं कि यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया लेट से वो A1 है, और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A2। अब अभी मैं बता रहा हूं कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगी, तो फिर उसको भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कंसिडरेशन में। तो यहाँ की स्पीड लेट से हो गया V1 और यहाँ की स्पीड हो गई V2। यहां पर जो डेंसिटी होगी लिक्विड की हम मान लेते ρ1, और यहाँ की डेंसिटी जो होगी वो मान लेते ρ2। एक चीज है जो मैं आपको लिखवाऊंगा आगे इससे रिलेटेड, इनकंप्रेसिबल में आगे एक चीज लिखनी होगी, तो वो मैं अभी ये करवाते करवाते लिखवाऊंगा आपको। अब एक चीज तो आप सब समझते हो कि जितना मास पर यूनिट टाइम, अगर आपका लिक्विड इनकंप्रेसिबल है तो जितना लिक्विड एंटर कर रहा है पर यूनिट टाइम, उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा पर यूनिट टाइम। ठीक है, ऑलराइट, तो यही लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का कंजर्वेशन हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू conservation of mass, mass entering per unit time is equals to mass leaving per unit time। जितना मास पर यूनिट टाइम एंट्री किया उतना ही मास निकल जाएगा। बेसिकली मास पर यूनिट टाइम को
मास फ्लक्स बोला जाता है। ये टर्म आप फ्यूचर में सीखने वाले हो। फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। तो मास फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि जितना मास पर यूनिट टाइम एंट्री ले रहा है उतना ही मास पर यूनिट टाइम निकल रहा है, वो कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। और मास पर यूनिट टाइम को बोला जाता है मास फ्लक्स। ये आपकी नॉलेज के लिए आपको याद रखना चाहिए। m1 by delta t is equals to m2 by delta t। लिख दूं ऐसा? All right, then we all know that mass is nothing but density into volume। मास का फॉर्मूला, सो मैं अगर यहां से मास की जगह रिप्लेस कर देता हूं डेंसिटी ρ1। अब आपको पता है जितना वॉल्यूम, अच्छा चलो ठीक है, ρ1 v1 हमको तो एक रिलेशनशिप लाना है। तो ρ1 v1 बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ρ2 v2 बाय डेल्टा टी। ये वेलोसिटी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आप एरो करके लिख लेना, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर गलती से यहाँ पे इसको वेलोसिटी कंसीडर कर लिया, क्योंकि वी वी तो लिखना है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ρ1 v1 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ρ2 v2 बाय डेल्टा टी। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं, देखो अगर डेल्टा टी टाइम बाद में इस लिक्विड को देखता तो वो कुछ लेंथ कवर कर चुका होता है यहाँ पे L1, एंड एग्जैक्टली सेम टाइम में इधर वाला लिक्विड भी कुछ लेंथ कवर कर चुका होता L2। तो मैं वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकता हूं A1 L1 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू रो A2 L2 बाय डेल्टा टी। एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया मैंने। सही है वेदांत, क्लियर है? गुड। अब देखो एक चीज याद रखना हमेशा कि अगर आपका लिक्विड इनकंप्रेसिबल है तो हमेशा लिक्विड के हर पॉइंट पे मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आपका लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, अगर कंप्रेस हो ही नहीं सकता, तो हर जगह पे यूनिट वॉल्यूम का मास फिक्स होगा। ये इमेजिन कर सकते हो, अगर कंप्रेस ही नहीं हो रहा है तो सब जगह का यूनिट वॉल्यूम देख लो, कहीं का भी यूनिट वॉल्यूम देख लो, उस जगह का मास सेम ही रहेगा। एंड मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी। तो फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हमेशा याद रखना डेंसिटी कांस्टेंट होती है। ब्रैकेट में लिख के रखो, अगर डेंसिटी कांस्टेंट ही है फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, तो जो मैंने आपको शुरू में ρ1 ρ2 लिखवाया था वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। ρ1 इज इक्वल टू ρ2, वाह, ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू रो, बिकॉज लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां से। अब आप में से मुझे कौन ये बताएगा, आनंदिता, व्हाट इज लेंथ बाय टाइम? आनंदिता आप अनम्यूट कर सकते हो। लेंथ बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? सर स्पीड। स्पीड, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये वाला जो पार्ट है लेंथ बाय टाइम, क्योंकि ये L1 था तो इसको रिप्लेस कर दूंगा A1 V1 से, और यहां पर A2 L2 बाय डेल्टा टी इज V2। हो गया प्रूफ। एरिया इंटू स्पीड का जो प्रोडक्ट इस क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है, क्या वही इक्वल है इस क्रॉस सेक्शन पे एरिया इंटू स्पीड के प्रोडक्ट के? देखो इक्वल आ रहा है बीच में साइन, तो दैट मींस A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो प्रूव करना था हमें कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस ये दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। व्हिच टू फिजिकल क्वांटिटीज? क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ दैट लिक्विड। तो ये प्रूव कर दिया हमने। इजी है ना? 2-4 स्टेप करो, खत्म। बोल मृणाल।
सर अभी पहले कंसिडर किया कि पर यूनिट टाइम दोनों मतलब जो बड़ा वाला है और जो छोटा वाला है तो उसमें इन सेम टाइम इंटरवल वो दोनों में फ्लो होगा। यस तो क्या flow? लेकिन सर बेसिकली मैंने बोला कि अगर मैं 2 सेकंड की बात करता हूं तो 2 सेकंड में जितना मास अंदर आया उतना ही मास 2 सेकंड में बाहर जाएगा लिक्विड का, ये मैंने बोला है। अच्छा, दोनों के कंपैरिजन में अलग अलग होगा ना, क्योंकि मतलब जो A1 और A2 है एरिया, तो उसमें A1 से लेके वो जो आपने एक ब्लैक और रेड में ड्रॉ किया है L1 डिस्टेंस, तो L1 डिस्टेंस में जितना जाएगा जिस टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में, उतना ही ये जो L2 डिस्टेंस है उतने में सेम टाइम में जाएगा कि अलग टाइम? नहीं 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 नहीं, अगर इधर का स्पीड तेज है तो ये तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये मैंने इधर दिखाया, ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। तो खुद इमेजिन करना, इधर इतना सारा फ्लूइड मूव कर रहा है, इधर कम फ्लूइड मूव कर रहा है, तो इधर वाले की स्पीड कम है तो ये डिस्टेंस इधर वाले का कम होगा, इधर वाले का डिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके सर, बस यही डाउट। ठीक है, गुड, ऑलराइट, सबको क्लियर ये? चलिए अब अपने नोट्स में पीछे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा स्पेस फॉर क्लासरूम नोट्स, पेज नंबर 128 के अराउंड दिख रहा है सबको? तो ये स्पेस इसलिए दी कि यूज की जाए, कर लेते हैं। यहां पर आपको अपना बर्नौली का डेरिवेशन लिखना है, जो मैं आपको लिखवाऊंगा। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना रहेगा, तो जो डायग्राम मैं बना रहा हूं एज इट इज डायग्राम आपको वहां पे बना देना है। हमने वापस से एक ट्यूब कंसिडर करी, नॉन क्रॉस सेक्शन एरिया वाली, या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाली। दोनों साइड के क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। वेट करो जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो क्या क्या चीजें हमें पहले से कंसिडर करके रखनी है? पहले मैं ये बोल देता हूं कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है उसका ग्राउंड से कुछ हाइट है, और इस वाले का भी ग्राउंड से कुछ तो हाइट होगा। तो ये H1 हाइट पर है, ये H2 हाइट पर। अब यहां का लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं, कलर अलग अलग यूज कर लेते हैं हम, इधर में पर्पल यूज कर लेते हैं। यहां पर यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A1। यहाँ की स्पीड क्या है? V1। यहाँ की डेंसिटी क्या है? लेट्स से ρ1। आपको पता है डेंसिटी चेंज नहीं होती, बट मैं कंसिडर, क्योंकि मैं डेरिवेशन कर रहा हूं तो कंसिडर मुझे सब करना पड़ेगा, ρ1। और यहाँ पे कुछ प्रेशर लिक्विड पे लग रहा होगा, वो प्रेशर होगा P1। और यहाँ का कुछ फोर्स भी, प्रेशर है तो मतलब फोर्स भी होगा, तो ये हो गया F1। ये सब मेरे कंसिडरेशन हो जाते हैं लेफ्ट साइड के लिए, जो क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा वाला है। एंड फॉर बिगर क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां पर जो फोर्स लिक्विड पे बाहर की तरफ लगेगा F2, प्रेशर होगा P2, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A2,
वेलोसिटी होगी v2 एंड डेंसिटी होगी लेट्स से ρ2। फ्लैश इसलिए ऑन किया, नहीं तो शैडो आता है यार, ऐसा लैपटॉप का ही शैडो आ रहा है, इस वजह से मैंने फ्लैश ऑन किया है। तो चल जाएगा फ्लैश वाला पार्ट सबको। ऑलराइट, अब ये वो चीजें हैं जो आप सभी को अपने कंसिडरेशन में ऐड करनी होगी। मैं आपको बता दूंगा नोट्स में से आपको कितना पार्ट उसका लिखना है। अब मेन जगह पर आते हैं। चलो पहले एक आध चीज और बता देता हूं कि डेल्टा टी टाइम के अंदर लिक्विड कुछ आगे फ्लो करेगा। सपोज कर लेते इधर डेल्टा टी टाइम में L1 डिस्टेंस फ्लो किया, और यहां पर भी सेम डेल्टा टी टाइम में L2 डिस्टेंस फ्लो किया, और मुनाल दोनों डिस्टेंस अलग अलग है इसलिए L1 L2 दे रहा हूं नाम। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी अलग अलग होगा। अब सबको ऊप टॉप में लिखना है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा रुको रुको, वेट करो पहले बर्नौली प्रिंसिपल कहता क्या है वो समझते हैं, फिर डिराइव करेंगे। सब बर्नौली का अपना स्टेटमेंट पे जाओ, रीड करो और मुझे एक्सप्लेन करो क्या बताता है, फिर मैं उसको डिराइव करवाता हूं। बर्नौली प्रिंसिपल बोलता क्या है, स्टेटमेंट लिखने को आएगा आपको सबसे पहले तो। Yes, Harsh. सर इट स्टेट्स दैट मतलब अगर कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो है कोई आइडियल लिक्विड का, तो उसमें हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द एंटायर फ्लो, उसमें से उसका जो टोटल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। वेरी गुड हर्ष, बट एक चीज है जो तू मिस कर गया स्टेटमेंट में, कोई कंप्लीट, बाकी तूने सब सही बताया है, सिर्फ एक चीज मिस हो गई है जो मृणाल बोल रहा है। सर मैं, चल मृणाल देखो आज मैंने चांस दिया है, मैं बात करता हूँ। मैं यार बहुत सिलेक्टेड लोग बात करते हैं, बाकी सब सुनने आते हैं। यस दिया। The flow should be of an ideal fluid. वो उसने बोला आइडियल, मतलब स्ट्रीमलाइन वर्ड उसने यूज किया था। देयर इज समथिंग एल्स जो लिखी है स्टेटमेंट में, बट कहीं ना कहीं आपने देखी नहीं। अब मैं उसको देता हूँ मौका यार, वही एंड्रेस है जो हमेशा करते, प्रीत, वेदांत, यार मैं किसी और से बात करूँ। हार्वी Sir, it is per unit volume. यस, पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड हार्वी, वेरी गुड। आपको ये बोला है कि बर्नौली साहब ने बोला कि अगर आप एक पाइप लेते हो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर आपने पाइप कंसिडर किया, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस 3 एनर्जीज के सम पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट मिलेंगे आपको। एनर्जी नंबर 1 प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें पूरा काउंट हो गया है। हाँ, वो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसको ऐसे लिखिए दे दो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों एनर्जी का सम पर यूनिट वॉल्यूम आपको किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस कांस्टेंट ही मिलेगा। ये बर्नौली ने कहा विद प्रूफ। प्रूफ हम सीखेंगे, पहले स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। अब ये कोई भी एरे गैरे लिक्विड के लिए नहीं है, जैसे कि दिया ने ऐड किया और हर्ष ने भी अपना स्टेटमेंट बोलते वक्त बताया था कि सर फ्लो शुड बी आइडियल स्ट्रीमलाइन। ये वर्ड अगर आपके नहीं आए तो आपके नंबर मार्क्स कट जाएंगे।
यही चीज देखी जाती है। जैसे याद करो, जब आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था तो आपको एक वर्ड पर फोकस करने के लिए बोला था। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसको याद है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपने पढ़ा था हुक्स लॉ। मैं हुक्स लॉ की बात कर रहा हूं। हुक्स लॉ में आपको एक स्पेसिफिक चीज याद करने के लिए बोला था। तो पहले हुक्स लॉ तो पता होना चाहिए क्या है। रुक रुक मृणाल रुक, मौका दे, आज तू ही सब आंसर बोल देगा क्या? ईशानी, ईशानी से बात करता हूँ। वैसे वीडियो ऑफ रखते हो ना, बहुत Yes, बोरिंग। sir. आप टीचर से सब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टीचर क्लास में रंगीन कर दे, मजा आ जाए। अरे मजा लाने के लिए शक्लें तो दिखनी चाहिए ना। बिना शक्ल देखे मैं कैसे जज करूँ कि भाई आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ऑलराइट, ईशानी, ईशानी हुक्स लॉ याद है क्या है? हाँ sir. मुझे बताओगे? Within elastic limit, stress is proportional to the strain. वेरी गुड। अब मोस्ट ऑफ द केस में जब आप किसी बच्चे से पूछोगे तो वो क्या बोलेगा? सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे ओम्स लॉ याद था, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वैसे हमको भाई ये भी इतना याद है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। पर दोनों ही लॉ में कंडीशंस थी। एक में फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखना पड़ता है और यहाँ पर विद इन इलास्टिक लिमिट वर्ड बोलना पड़ता है। अगर आपने ये नहीं यूज किया डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे। इन द सिमिलर मैनर चैप्टर 6 आप अटेंड कर रहे हैं क्लासेस। चैप्टर 6 में आया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दैट मींस द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इज इट ऑलवेज कांस्टेंट? नो, ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता है। ओनली व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रही होगी देन एंड देन ओनली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। अदरवाइज फ्रिक्शन से कुछ एनर्जी तो एटमॉस्फेयर में ही डिसिपेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। तो याद रखना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कि व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क then the sum of kinetic energy and potential energy will remain constant. तो जो आप Ke plus P का sum constant बोलते हो वो हर वक्त नहीं होता है, only when conservative forces are doing work. In the similar manner जो बर्नौलीज प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से तभी ट्रू है जब फ्लो कैसा हो, लिक्विड कैसा हो आइडियल, या फ्लो कैसा हो स्ट्रीमलाइन। तो इस पे फोकस करिएगा। तो स्टेटमेंट याद होना चाहिए। For a streamlined flow of an ideal fluid, the sum of three energies per unit volume, तीन एनर्जी कौन कौन सी होगी? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मनी मन बोलना अंदर ही अंदर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सेकंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, थर्ड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कंजर्व्ड या कांस्टेंट। ठीक है, ऑलराइट। थ्री एनर्जीज, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों एनर्जी का सम पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। और ये पर यूनिट वॉल्यूम वाली बात बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं। एनर्जीज याद रह जाती है, पर यूनिट वॉल्यूम लिखना भूल जाते हैं। तो मैं वो पॉइंट जान करके कर रहा हूं कि आप ना भूलो। ऑलराइट, चलिए तो ये अब मैं डिराइव करता हूं कैसे। मृणाल वेरी गुड, दृष्टि ने भी आंसर स्टेज आया। वेदांत, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, रहा ना तेरा भी? ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड। इतना भी याद रखना टफ था, पर ये रखा है वो अच्छी बात है क्योंकि बहुत टाइम हो गया चैप्टर 9 आई थिंक पढ़े हुए आपको। अच्छा स्क्रीन थोड़ा तो ब्लर, मुझे भी मतलब मजा नहीं आ रहा। ठीक है, दिख रहा है बस, वो चलेगा भी। अब लिखिए साहब, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to conservation of energy, work done या इसको ऐसा लिखना, net work done on fluid, net work done on fluid is equals to, according to conservation of energy, net work done on the fluid is equals to the sum of
net work done on fluid is equals to the sum of change in kinetic energy of the fluid, change in kinetic energy of the fluid, and change in potential energy of the fluid. According to conservation of energy, जो लिक्विड के ऊपर नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड. ये इक्वेशन नंबर 1. अब इस पूरे डेरिवेशन में सिर्फ ये 3 चीजें मुझे लेके आनी है और डेरिवेशन हो जाएगा खत्म पूरी तरीके से. और उसमें भी ये 2 तो बहुत इजी है. काइनेटिक एनर्जी का चेंज आप बहुत इजीली निकाल लोगे, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी बहुत इजीली निकाल लोगे. जो चैलेंजिंग टास्क है वो है नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड. अगर आपने ये इक्वेशन का ये वाला पार्ट सीख लिया, आपको पूरा डेरिवेशन आ गया. तो चलो सबसे पहले मैं डिफिकल्ट पार्ट पे ही जाता हूं. जो नेट वर्क डन हो रहा है फ्लूइड के ऊपर, W net on fluid, वो 2 टाइप के वर्क होंगे. एक होगा वर्क डन while एंटरिंग, जब पानी को भेजा जा रहा है लिक्विड ट्यूब के अंदर तब कुछ वर्क करना पड़ेगा, प्लस वर्क डन while लीविंग. तो ये दोनों का सम ही नेट वर्क डन हुआ है फ्लूइड के ऊपर. वर्क डन व्हाइल एंटरिंग इज इक्वल टू वर्क डन व्हाइल लीविंग. अब आप सभी को केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ लिया होगा अभी तक. 2 टाइप के वर्क डन होते हैं. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव कंसीडर करते थे और बाय द सिस्टम को नेगेटिव. आई होप सब इससे जो मैंने वर्ड बोला वो आपके लिए बिल्कुल नए नहीं थे. If yes, then give me thumbs up so that मैं थोड़ा एनालाइज कर पाऊँ उस सिचुएशन को. केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स 12th में, अभी 11th में भी आने वाला थर्मो, चिंता मत कीजिए. और अगर वैसे तो आप यहाँ पे तो कोई नहीं बोलेगा, पर अगर आपको कोई ये बोले कि फिजिक्स का थर्मो और केमिस्ट्री का थर्मो फिजिक्स में पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री का हो जाएगा, तो वो सब झूठ है. फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी एंथैल्पी वर्ड यूज कभी नहीं होने वाले, वो केमिस्ट्री में ही होंगे. ये है कि आपको केमिस्ट्री वाला पार्ट पता है तो आपको बहुत सारी चीजें हेल्प करेगी. बट कोई टीचर ऐसा बोले कि नहीं एक जगह पढ़ लोगे तो दोनों जगह का हो जाएगा, तो मैं उससे सेटिस्फाई मतलब एग्री नहीं करता हूं. सो एक होता है वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम. जिसको ये नहीं पता है कि ऐसा उन्होंने थर्मो ही नहीं पढ़ा अभी तक, ये पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं जो चीज आपके लिए याद रखने जैसी है. वर्क डन ऑन दी सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम. बाय द सिस्टम को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है. तो यहाँ पे देखो, जब पानी को ट्यूब में भेजा गया तो वो क्या हो गया, वर्क डन ऑन दी सिस्टम. सिस्टम क्या है, वाटर, उस पर वर्क किया, उसको अंदर भेज दिया और खुद निकला तो खुद से है ना, आपने थोड़ी ना निकाला है. तो वो वर्क डन हो जाता है बाय दी सिस्टम. वहां पे सिस्टम ने वर्क किया है. तो अब वर्क का फॉर्मूला होता है हमारा बेसिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अगर मैं उस पे जाता तो यहाँ पे कुछ फोर्स लगा F1 और उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ L1. सिमिलरली प्लस साइन लिख के मैं माइनस साइन लिख रहा हूं कि आपको पता रहे कि मैंने क्यों ये माइनस लिखा है, बिकॉज दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम. F2 L2, F1 L1 प्लस F2 L2. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया. Can anyone tell me what is the formula of force in terms of pressure? Chat box. फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर के टर्म्स में क्या होगा? पिछले सेशन में भी पढ़ा है. वेरी गुड ईशानी. प्रेशर इनटू एरिया, P इनटू A. फोर्स को ऐसे लिखते हैं ना, P इनटू A. प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया. और क्या मैं ये लिख सकता हूं कि लेंथ क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम.
तो यहाँ की स्पीड क्या है v1, और ये लिक्विड यहां से यहाँ कितनी देरी में पहुंच रहा था, मैंने कंसीडर किया था डेल्टा टी, लिखा नहीं है बोला था। सिमिलरली L2 के लिए v2 डेल्टा टी, तो L1 की मैंने लिख दी v1 डेल्टा टी, तो L1 की जगह मैं लिख रहा हूं v1 डेल्टा टी, और F1 की जगह मैं लिख रहा हूं P1 A1। किसी को कोई दिक्कत? ये 2 के 4 कैसे हो गए, समझ आया? ये प्रॉब्लम बाद में आता है, सॉरी 2 से 4 कैसे बन गए समझ में ही नहीं आया, इसलिए मैंने आपके लिए अलग कलर भी यूज कर दी कि आपको याद रहे कि भाई P1 A1 फोर्स का रिप्लेसमेंट है, V1 डेल्टा टी लेंथ का रिप्लेसमेंट है। सिमिलरली यहां पर P2 A2, V2 की जगह क्या लिखूंगा, सॉरी L2 की जगह V2 डेल्टा टी, और साइन बीच में आ जाएगा नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। बस सबसे टफ पार्ट था इस डेरिवेशन का, अगर ये समझ में आ गया डन, पपलू है इसके बाद तो सब ओके। ऑलराइट, अब चलते इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे, वहां पे सभी ताजी ताजी पढ़ी थी, मैंने बोला था वो इधर भी काम आएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, साइड में लिखना है ये, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमको ये पता है कि A1 V1 जो होता है वो A2 V2 के बराबर ही होता है, सबको पता है A1 V1 का प्रोडक्ट A2 V2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी ऑन बोथ दी साइड। तो A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी, मैंने दोनों साइड डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा रूल मैं कर सकता हूं, मेरा हक है, मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। अब अभी मैंने आपको ऊपर बताया V1 डेल्टा टी क्या है L1, स्क्रीन पे देखना, एंड V2 डेल्टा टी क्या है L2। तो अगर मैं यहाँ पे V1 डेल्टा टी की जगह लिख दूं A1 L1 और V2 डेल्टा टी की जगह लिख दूं L2, तो किसी का पेट तो दर्द नहीं करेगा कि सर ये कैसे लिख दिया आपने। A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 लिख सकते हैं, एंड एरिया इनटू लेंथ इज नथिंग बट वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V1, यहाँ पे क्या आ जाएगा V2, और उसको मैं V के बराबर ही लिख सकता हूं। ये मैंने किया क्या, मैंने आपको बताया इफ योर लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल देन जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम लीव करेगा डेल्टा टी टाइम में। तो यहां पर मैंने और कुछ किया नहीं है, जितना वॉल्यूम एंटर किया डेल्टा टी टाइम में उतना ही वॉल्यूम दूसरी साइड से लिक्विड का बाहर निकलेगा। बट इससे होगा क्या, अब देखो यहां पे A1 V1 डेल्टा टी, ध्यान से देखना A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, क्या इसको सॉल्व करके मेरा V1 आया था और उसी को फाइनली मैंने V लिखा है, बिकॉज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। तो अब मेरे पास एक पावर आ गई है, वो पावर मुझे बोलती है कि सिर्फ P1 को छोड़ के बाकी जितना भी है उसको V लिख दो, और P2 को छोड़ के बाकी जितना भी है उसको भी V लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि A2 V2 डेल्टा T इज इक्वल टू A1 V1 डेल्टा T इज इक्वल टू V। कोई डाउट? ठीक है, ऑलराइट। अब P1 माइनस P2 लिख सकते हैं ऐसा, बस सबसे डिफिकल्ट पोर्शन खत्म हो चुका है, अब सब पपलू है और कुछ भी नहीं। डन? चलो अनुराग, आपका जो भी डाउट है अभी रखिएगा अपने पास, मैं एक बार ये टॉपिक बीच में नहीं छुड़वा पाऊंगा क्योंकि आपका टेस्ट भी है, तो एक बार के लिए मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कर लो, फिर डाउट में ले लेता हूं। अब बहुत इजी पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे निकाला जाता है। अगर डेल्टा के फ्लूइड मुझे निकालना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे निकलेगा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर फाइनल स्पीड v2 है तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर आ गया। मतलब इक्वेशन नंबर में 3 टर्म थी, एक निकल गई, दूसरी भी निकल गई। अब क्या कोई मुझे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बता सकता है? दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाइट मैंने बताई आपको h1 h2,
तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा? बहुत इजी है, बता सकते हो। यस हर्ष, आज हर्ष ने बड़ा पार्टिसिपेट किया। गुड हर्ष, वेरी गुड। mgh2 minus mgh1. सिंपल। तनिषा वेरी गुड, आपका भी आंसर। अरे mgh इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मुझे डेल्टा यू फ्लूइड निकालना है तो वो क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल क्या हो जाएगा? mgh2 माइनस mgh1। खत्म। बोलो भाई, अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं, खत्म हो चुका है डेरिवेशन। क्या इतना क्लियर है? क्लियर है ना? ऑलराइट, वेरी गुड। अब अगला स्टेटमेंट मेरा ये होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, तो मैंने इस इक्वेशन इस इक्वेशन को दे दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। तो क्या लिखूंगा मैं? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ये पेज जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो लेके रखो, जिन्होंने लिखा है वेरी गुड। मैं क्योंकि ये टर्न कर रहा हूं मैं पेज। ठीक है। सो जैसे ही मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, पहले लिखूंगा मैं, हाँ, पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे था नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड, उसका वैल्यू कितना आया? P1 माइनस P2 इंटू V। तो मैंने यहां पे लिख दिया P1 माइनस P2 इंटू V। फिर था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा? हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दिया है मैंने वैल्यूज को। क्लियर है? इजी। डिवाइड बोथ साइड्स बाय वॉल्यूम। डिवाइड बोथ साइड्स बाय वॉल्यूम, या डिवाइड अबव इक्वेशन बाय वॉल्यूम, कुछ भी लिखो। उससे क्या होगा? LHS में जो एक वॉल्यूम था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचा? P1 माइनस P2। यहां पर ध्यान से देखो, जब मैं करूंगा तो सबके पास मास है, मास 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 मास। और वी नो दैट कि जब मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते तो क्या बनता है? डेंसिटी, रो। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? हाफ रो V2 स्क्वायर। किसी को डाउट कैसे लिखा मैंने? अगर आपको डाउट थोड़ा भी हो अपने पे कि मैं फ्यूचर में भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा, तो एक स्टेप बढ़ा देना, ये पूरी इक्वेशन लिखना और सबके नीचे V V V V V लिख देना। तो अगली स्टेप में आपको पता रहेगा कि वो मास बाय डेंसिटी को आपने वॉल्यूम लिखा है, सॉरी डेंसिटी लिखा है, मास बाय वॉल्यूम को। तो माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। मैंने हर मास को रिप्लेस कर दिया डेंसिटी से, क्योंकि वी नो दैट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। अब सब एक काम करो, जितनी भी क्वांटिटी में 1 1 आ रहा है उनको LHS में लिखो और बचिए को RHS में लिखो। 2 वालों को RHS में, 1 वालों को LHS में। तो पहले था P1 को LHS में था, LHS में रखा। RHS में माइनस में हाफ रो V1 स्क्वायर आ रहा था, अगर इसको LHS में भेजूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। यहाँ पे रो GH1 आ रहा था, अगर इसको LHS में भेजूंगा तो ये प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू, ये P2 को RHS में भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। प्रूव हो गया। 3 एनर्जी का सम पर यूनिट वॉल्यूम। देखो पर यूनिट वॉल्यूम करने का रीजन यही था कि क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, बट जैसे ही वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो मास डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम किसी भी क्रॉस सेक्शन पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये अपने दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के सम थे और बीच में साइन क्या आ रहा है, इक्वल्स टू। क्लियर है? तो इज इक्वल्स टू P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH। यही प्रूव करना था। इतने बहुत बार ये पूरा का पूरा 5 मार्क्स में आ जाता है। 1 मार्क में स्टेटमेंट, 3 मार्क्स के लिए डेरिवेशन और 1 मार्क्स के लिए इसके कुछ लिमिटेशंस जो आपको पेज टर्न करोगे तो दिख जाएंगे। पेज खत्म हो गया वेदांत, तो एडजस्ट करो कहीं आजू बाजू में। थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया तुमने फिर लगता है, क्योंकि मेरा तो उसमें आधे पेज में आ जाता है, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग छोटी भी है। तो ये था आपका आगे वाला पार्ट। अब इस पार्ट के ऊपर आपको क्या लिखना है नोट्स में से, वो देखो। नोट्स का खोलो, डेरिवेशन। कंसिडर अ ट्यूब बी। यहां से स्टार्ट करके आपको नीचे वुड हैव मूव्ड, दिख रहा है? जो आपको प्रेशर P1 P2, एरिया A1 A2, वेलोसिटी V1 V2, डेंसिटी रो को डिफाइन किया, उसके नीचे 2 लाइन। कंसिडर द फ्लूइड इनिशियली लाइंग बिटवीन B and D and in an infinitesimal small time interval delta t this fluid would have moved। बाकी फिर आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 2-3 लाइन अगर आपको और अच्छी लगे वहां से तो उठा सकते हो आप, मेन ये है। उसके बाद बट आप डायरेक्टली यहां से लिखने लगोगे तो कंसिडरेशन का मार्क्स हट जाएगा, कि जो मैंने आपको बाजू में लिख के दिया है F1 P1 A1 V1, ये आपको अच्छे से लिखने जरूरी होते, तभी वो आपको 5 मार्क्स देगा। तो जब कोई चीज 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में होती है तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है थोड़ा अच्छे से बड़ा भी करके लिखो। नॉट बहुत बड़ा, बट एक साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं आधे पेज में खत्म कर दिया, चेकर को मजा ही नहीं आता, या किस बात के नंबर दो, भले ही आपने सब लिख दिया होगा। ठीक है? तो ये स्मार्टनेस आपको टाइम के साथ सीखनी जरूरी है, कि आपको नंबर के हिसाब से लेंथ बतानी आनी चाहिए। नंबर ज्यादा है तो वही चीजों को बड़ा करके कैसे लिखना है वो भी आपको आना चाहिए। तो ये वाला पार्ट रफ का नहीं था, ये भी डेरिवेशन का पार्ट ही, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जो मैंने प्रूव किया हुआ है। दिस इज द पार्ट ऑफ डेरिवेशन। अब ये पीछे लिमिटेशन से कुछ वो याद रख लेना। इस डेरिवेशन को करते वक्त हमने किन किन चीजों को इग्नोर किया है पूरी तरीके से, वो इग्नोर ही आपके लिमिटेशन बन जाते हैं। तो लिमिटेशंस अगर आपसे क्वेश्चन में बोले गए हो तो ही लिख के आना है, अदरवाइज मत लिखना। बट 2 चीजें बाय डिफॉल्ट, स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन, वो लिखना ही होता है। प्रीत पूछ रही है सर एनी एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल? देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन। अगली पूरी क्लास में एप्लीकेशन पे ही डिस्कस करूंगा। आपके थोड़ा ग्लिम्स दूं, क्यों तूफान के वक्त जो वो हर्ट होती झोपड़ियां, उनकी रूफ उड़ जाती है, क्यों आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको स्टेशन पे जब ट्रेन निकल रही हो तो नजदीक खड़े नहीं होना चाहिए, क्यों आपको हार्ट अटैक आता है, क्यों एक क्रिकेटर अपनी बॉल को स्पिन करवा पाता है, फुटबॉलर अपनी बॉल को हवा में घुमा पाता है, ये सब आंसर मैं आपको दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस बर्नौली। बड़े इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इसके, और भी बहुत सारे हैं एप्लीकेशन। आपके जो एयरक्राफ्ट यूज होते हैं, एरोप्लेन्स, उनमें भी इनके विंग्स बर्नौली प्रिंसिपल का यूज कर रहे होते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है, और कुछ याद हो मुझे तो बाकी ये ठीक है। बुक्स में देखोगे तो स्प्रे जो आप रोज करके जाते हो कभी कभी, वो स्प्रे में भी बर्नौली यूज हो रहा होता है, जो लिक्विड ऊपर कन्वर्ट हो जाता है स्प्रे में। तो ये सब एप्लीकेशंस बर्नौली के, तो एक क्लास पूरी इस पे ही जाने वाली हमारी एप्लीकेशंस को समझने में। ठीक है? तो आज टाइम नहीं है, नहीं तो मैं वो भी डिस्कस करता, आपको बताता कैसे फुटबॉलर वाले कनेक्ट कर पाएंगे थोड़ा, कि
कैसे मेसी या फिर डेविड बेकम बॉल को हवा में घुमा देते, बनाना किक जिसको बोलते थे डेविड बेकम की। जो क्रिकेट देखते हैं वो देखेंगे कैसे स्पिनर बॉल को हवा में ही घुमा देते, लहरा देते हैं, वो भी इसके ऊपर ही बेस्ड होता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। प्लीज टर्न द पेज। लो भाई, प्लीज टर्न द पेज। ऑलराइट, दर्श। हाँ सर। आपका हैंड्रेस था, मतलब आप लेट गए थे, गिर गए थे बैठे बैठे, यूं ही गलती से हाथ ऊपर हो गया था। नहीं, मैं आपको बाय बोल रहा था। अच्छा बाय, मतलब इतना बुरा, इतना मतलब तुम सर जाओ ना यार, इतना बड़ा हो गया, ऐसा हो गया दर्श आज। नहीं, वो डेरिवेशन बहुत हो गया मतलब आज। नहीं, मैं इससे ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, चिंता मत कर तू। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया। अनुराग, मैं आता हूँ, यहाँ तक क्लियर है सभी को? प्लीज गिव मी थम्स अप। जाने से पहले एक थम्स अप तो देके जा ही सकते हो, अब तो भेज ही रहा हूँ। अब ये अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो ये सब भूल जाओगे। ये बेसिक चीज है, ये मैंने समझाया और आपने समझी, आपको लर्न नहीं हुई है अभी भी। लर्न करने के लिए खुद से पढ़ना जरूरी है। सो बाय बाय एवरीवन। अनुराग आप रुक जाओ, बाकी जिसको जाना है, मेरी क्लासेस, मेरी साइड से क्लास एंड हो चुका है।